बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह से आगे। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको प्रोग्राम में वेलकम भी और गुड मॉर्निंग भी कहूँगी। आप भी देख रहे होंगे कि आयशा आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। आयशा आ जाएंगी, मंडे से आपको ज्वाइन करेंगी, लेकिन अभी आज आयशा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो हमने सोचा आयशा को थोड़ा रेस्ट देते हैं ताकि वीकेंड के बाद वो अच्छा सा वीकेंड गुजार के आ जाएँ। आपकी वीकेंड की तैयारी कैसी है ये भी आपने हमें बताना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर। और इसके साथ साथ आज जुम्मे का दिन भी है, मुबारक दिन है। आपने ज़रूर दुआ करनी है ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त सैलाब की जद में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सैलाब की तरफ जाएँ, हम आपको कुछ इंट्रो स्टोरीज़ हैं उसकी तरफ लेकर जाते हैं। अल्बानिया लेके चलते हैं आपको, अल्बानिया जहाँ पर करप्शन से बचने के लिए AI जनरेटेड वज़ीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। अल्बानिया के वज़ीर आज़म एडी रामा ने यह ऐलान किया। उन्होंने दुनिया की एक पहली मसनूई जहानत से तख्लीक शुदा सरकारी वज़ीर को अवामी टेंडर की निगरानी के लिए मुकर्रर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि निज़ाम टेंडर को करप्शन फ्री बना देगा। अब देखना यह है कि वाकई क्या इससे करप्शन का खात्मा होगा और क्या सिर्फ एक वज़ीर काफ़ी होगा AI, या फिर इस पर प्रॉपर्ली शिफ्ट हुआ जाएगा कुछ अरसे के बाद, या एक वज़ीर को बनाने के बाद फिर दूसरा वज़ीर आएगा, या इस तरह इंसानों की बिल्कुल ही रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इस नए रुकन को मुतारिफ करवाया गया जिसका नाम देला रखा गया है। और अल्बानवी ज़बान में इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो सूरज है। और ये जो नई वज़ीर हैं ये एक औरत की शक्ल में है, जो रिवायती अल्बानवी उन्होंने लिबास पहना हुआ है। और देला को अवामी टेंडर्स के तमाम फैसलों का इख्तियार दिया जाएगा, ताकि अब इसका मकसद ये है कि करप्शन फ्री मुल्क को बनाया जा सके। अब देखना यह है कि क्या वाकई एक वज़ीर जो है वो AI का हो तो करप्शन फ्री हो सकता है और क्या शफाफियत लाई जा सकती है। ये तो करप्शन के खात्मे के लिए तो कोई प्लान बना ही लिया है अल्बानिया ने, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि चोरियां भी बहुत सारी हो रही हैं, तो चोरी के लिए कोई है या नहीं ये अभी तक कुछ दरियाफ्त नहीं हो सका है। मैं बात कर रही हूँ अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में चोरों ने जेवरात की एक दुकान को कार से टक्कर दे मारी और फिर अंदर दाखिल होकर दुकान को ही लूट लिया। और इस वाक़े ने 1 दर्जन से ज़ायद जो हैं वो चोर शामिल थे, जिन्होंने नकाब पहने हुए थे और वो हथौड़ों से लेस भी थे। और उन्होंने दुकान मालिक पर तशद्दुद भी किया। यानी आप पहले दुकान की अंदर जाकर उनकी चोरी भी कर रहे हैं, चीज़ें भी निकाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप मालिक को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। तो चोरों से बचने का ना कोई फार्मूला, कोई कुलिया कहते हैं ना, अभी तक पूरी दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो सका है। ये अभी तक पकड़ से बाहर हैं। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान एक नुमाया इजाफा हुआ है गाड़ियों की फ़रोख्त में। और पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अदादो शुमार जारी कर दिए हैं। और इन अदादो शुमार के मुताबिक अगस्त में गाड़ियों की फ़रोख्त सालाना 62 और माहाना 28% बढ़ गई है। अब गुज़श्ता माह 14,050 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थी और माली साल 2025-26 के 2 माह में गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 45% के करीब इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इस दौरान 25,093 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है कि गाड़ियों की फ़रोख्त जो है वो बढ़ रही है। अगस्त में ट्रकों की फ़रोख्त भी है, वो भी उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल हर तरह की जो गाड़ी है उसमें उसकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। तो ये हमने सोचा कि एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है, पाकिस्तान से मुतालिक थी। लेकिन पाकिस्तान से मुतालिक एक और जो चीज़ है जो पाकिस्तान को परेशान किए हुए वो है सैलाब। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है। उसके बाद जो सैलाबी रैला है वो सिंध में दाखिल हो चुका है। और इसके पेश नज़र कच्चे का इलाका, जिसके बारे में कहा भी जा रहा था कि कच्चे का इलाका सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है। रिहायशियों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और कश्मोर के कच्चे के इलाके में रिहायशियों को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। जबकि दादू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कच्चे के मकीनों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया है। यही वो पॉइंट है जिसका हम अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में कि लोग शायद उस तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही है ये बात कि आसान नहीं होता अपना घर बार छोड़ना, लेकिन आपकी जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है, या शायद वो सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं। अगर हम अपना घर छोड़कर चले जाते हैं तो फिर पीछे अक्सर हमने ये भी देखा है कि चोरियां हो जाती हैं, उनके घरों से उनका माल मवेशी ले लिया जाता है या कोई चोर आकर सफाया कर जाते हैं। तो इस वजह से लोग कोऑपरेट उस तरह से नहीं कर रहे होते। लेकिन अगेन आपकी जान सबसे प्यारी है। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक, जबकि सखर बैराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड की गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अभी ज्वाइन किया हमें तर्जुमान साहब नादिर गबोल साहब ने। नादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी ओवरऑल इस वक्त सिंध में सिचुएशन क्या है फ्लड की?
देखें जी, बिल्कुल आपने जो आज़ाद और शुमार दिए वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अभी जो फ्लड सिचुएशन है वो काफ़ी मैनेजेबल है। गुड्डू बराज पे तकरीबन 12 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश है, मैनेजेबल होता है। तो अभी तो तकरीबन 5 लाख 5,000 क्यूसेक के आसपास है लगभग। तो इट्स वेल अंडर कंट्रोल, और इसकी बुनियादी वजह एक तो यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम पे आसानी की। सबसे ज़्यादा तो अल्लाह के हम शुक्रगुजार हैं। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं, हमने कराची के अंदर जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे फ्लड मॉनिटरिंग सेल कायम किया हुआ है। अब प्रीएम्प्टिव एक मेजर था ये, हमने लास्ट मिनट का इंतजार नहीं किया। तकरीबन 2 हफ्ते से ये चल रहा है और हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि जितना पानी सिंध में पंजाब की तरफ से एंटर हो रहा है। और उससे पहले ही हमने अपने अपने तमाम जो रिसोर्सेज है उसको एक्टिवेट कर दिए हैं। जो पीडीएमए है, रेस्क्यू 1112, इरिगेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, तकरीबन 1,70,000 लोगों को हमने सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरी सेफ जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पे उनको खाना पानी हर चीज़ फराहम कर रहे हैं। जो आप माल मवेशी की बात कर रही थी, तकरीबन हमने 3,80,000 के करीब माल मवेशी को भी इवैक्यूएट किया है, ताकि लोगों की जो कैटल है वो सेफ रहे, उनके साथ रहे। ये बिल्कुल हमें रेजिस्टेंस मिलती है, स्पेशली कच्चे के लोगों से। वो कहते हैं कि हम अपने इलाकों को नहीं छोड़ना चाहते। कच्चे के लोग तो दूर की बात है, जो कराची में बारिशें हो रही थी, हम वहां से भी लियारी नदी से और मरीर नदी के अतराफ से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। वहां पे भी रेजिस्टेंस अनफॉर्चुनेटली मिलती लेकिन है। तो सबसे नादिर साहब, ज्यादा जहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा आती है, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कच्चे के इलाके की, अभी हमने भी रिपोर्ट किया वहाँ से लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं। शायद कुछ जगहों पे हमने इस तरह के वाकयात भी देखे हैं, लोग अपने घर बार छोड़ के जाते हैं, चोरी हो जाती है, पीछे से उनका जो माल मवेशी होता है वो भी चोरी हो जाता है। तो उसको मेक श्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है? और जो लोग नहीं जाना चाह रहे उनको फिर क्या ज़बरदस्ती ले जाया जाता है? क्योंकि जान तो बचानी है, फिर क्या प्लानिंग की जाती है उनको बचाने के लिए? देखिए, 3,80,000 के करीब तो मैंने बताया कि माल मवेशी सिर्फ हमने जो लोगों के हैं उसको हमने इवैक्यूएट किया है। तो हम लोगों की माल मवेशी पीछे नहीं छोड़ रहे, उनके उनके साथ लेकर जा रहे हैं, ताकि वो फिर कॉन्फिडेंस फील करें कि उनके जो एसेट्स हैं वो सेफ गार्ड रहेंगे। और जो लोग नहीं मानते उनको जाहिर सी बात है हम समझाते हैं, और इवेंचुअली फिर वो मान जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, जो हमारे एसीज हैं, हमारे डीसीज हैं, वो खुद ग्राउंड पे मौजूद है, वो फिर उनको फिर समझाने में किसी न किसी तरह कामयाब हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है। फिर हम यही बताते हैं उनको कि जान रहेगी तो आपकी फिर बाकी जो चीजें, चाहे वो आपके बैल गाय हो, या आपकी बकरियां हो, या आपके जो घर हो। और उसके बाद जो हम 21 लाख घर बना रहे हैं सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज के लिए, उनकी भी चीजें बताते हैं इनको कि अगर खुदा न खास्ता पीछे आपके घरों को नुकसान होता है, तो हम ऑलरेडी हमने जो एक शुरू किया हुआ प्रोसेस 2022 के जो फ्लड मुतासिरीन हैं उनके लिए, और तकरीबन लाखों की तादाद में घर ऑलरेडी डिलीवर कर दिए। तो अगर खुदा न खास्ता आप लोग को भी नुकसान होगा, आपके घरों को नुकसान होगा, तो आप लोग को भी एडजस्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। नादिर साहब, थोड़ा सा ये बता दें, ये आपने जिस तरह कहा कि 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे कंप्लीट भी हो गए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? और दूसरा ये बताएं कि जो सहूलियात दी जा रही हैं, जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, उनको अशद ज़रूरत किन किन चीज़ों की है जिसके लिए गवर्नमेंट वहाँ पर काम भी कर रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत ऑब्वियसली जो खाने का होता है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी उनकी होती है, तो उनको हम खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। शेल्टर उनको इमीडिएट चाहिए होता है, तो जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं, चाहे सक्खर हो जाए, नवाबशाह हो जाए, दीगर अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनको गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के दीगर जो इदारे हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं, उनको टेंट्स फराहम कर रहे हैं, टेंट सिटीज़ बना के दे रहे हैं हम। तो ये मेन चीज़ें हैं जो उनको इमीडिएटली प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी जो घरों की आप बात करिए एसपीएचएफ की, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लाखों हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और विद इन कपल ऑफ इयर्स पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितने घर अभी तक लोगों को बनाकर दे दिए गए हैं और कितने जो बाकी हैं वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? लाखों में ही है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मैं मिसकोट नहीं करना चाहता हूँ, बट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। और ये खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाकर सेरेमनीज में इनकी चाबियां, इनकी सर्टिफिकेट्स देते हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा अपने डिस्ट्रिक्ट में खवातीन, और ये जो मालियत है इसकी खवातीन को दी गई है, इनकी जो लैंड टाइटल है वो खवातीन को दी गई है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये डेली इसके जो फिगर्स है वो अपडेट होते रहते हैं। Within a couple of years ये कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी, because it's the world's largest public housing initiative। ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, which आपको भी हाईलाइट करना चाहिए, पाकिस्तान की टीवी चैनल्स को भी हाईलाइट करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है।
बिल्कुल बड़ी अचीवमेंट है और बहुत खुशी होती है नादिर साहब जब इदारे भी काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है तो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है और 21 लाख घरों का जो प्रोजेक्ट है उसमें कई लाख घर जो हैं वो लोगों को ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। कराची में बारिशों के बाद अब मलीर नदी में भी पानी की सतह जो है वो बुलंद हो गई है। ताहम कोरंगी कॉजवे की सड़क की बात की जाए तो वो मुख्तलिफ मकामात पर अभी तक टूट फूट का शिकार है और कॉजवे को ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद कर दिया गया है और इसके बायस जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। जबकि दूसरी जानिब कराची को पानी फराहम करने वाली हब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। अब इंतजामिया ने पानी के अखराज की वार्निंग भी जारी की और कहा है कि डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुंच चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, साजिद अवान हमें ज्वाइन करें। जरा एग्जैक्ट बताइएगा यहाँ पर पानी की गुंजाइश कितनी है और पानी आ कितना चुका है? जी देखिए, कराची शहर की अगर बात की जाए तो शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ और कराची की दो अहम नदियाँ जो कि लियारी नदी और इसके अलावा मलीर नदी है उसमें पानी में तुग़यानी देखी गई और पानी का जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद होती रही, जिसकी वजह से शहर की जो अहम शाराएँ वो बंद की गई। इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये कोरंगी कॉजवे है और कोरंगी कॉजवे को गुज़िश्ता 3 रोज़ से ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया था और उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर अगर मैं कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये मलीर नदी है और मलीर नदी का बहाव जो है वो सारा पानी जो है इसी कॉजवे से होता हुआ कोरंगी और कोरंगी से समंदर बुर्द होता है, जिसकी वजह से इस सड़क को जो है वो बंद रखा गया था। माजी में जितनी भी बारिशें हुई हैं उस वक्त ये कॉजवे जो है वो पानी में डूबा है और उसके बाद यहाँ पर जो है पुल बनाने के दावे और वादे जो है वो भी ज़रूर किए गए, लेकिन ताहाल उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस साल भी जो बारिशें और जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद ये कॉजवे जो है वो बंद करनी पड़ी और 3 रोज़ तक ये यहाँ पर ये कॉजवे बंद होने की वजह से जो अतराफ़ की शाराएँ हैं वो बदतरीन ट्रैफिक जैम का शिकार रही हैं। आज सुबह भी जो है वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रही है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक खुशखबरी है कराची वालों के लिए कि कोरंगी कॉजवे को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और इसकी अब से कुछ लम्हों कबल ही जो है वो कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया, लेकिन सड़क की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, टूट फूट का शिकार है। आर्जी बंद जो है वो यहाँ पर बांधे गए हैं ताकि पानी की निकासी जो है वो यहाँ से ना हो और सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए खोली जा सके। अलबत्ता ट्रैफिक की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैम है, अतराफ़ की शाराओं पर जाम सादिक ब्रिज इस वक्त ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा जैम है। इसके अलावा कोरंगी रोड पर ट्रैफिक जैम है, बलोच कॉलोनी के करीब जो है वो ट्रैफिक बदतरीन जैम और इसी तरीके से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैम हुई हुई है। मिनटों का सफ़र शहरी घंटों पर करने पर जो है मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो कॉजवे को वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जिस तरह आप बता रहे हैं साजिद, इससे तो नक्शा ये पेश हो रहा है कि शायद ओवरऑल पूरे कराची में ही शायद ही कोई रोड होगा जिस पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा दबाव नहीं होगा, क्योंकि जब एक मेन रोड पे ट्रैफिक जैम होता है तो फिर दूसरी रोड्स की तरफ बहाव जो है वो ट्रैफिक का तेज़ हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मली रोड की भी आपने बात की, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रोड्स को नुकसान पहुँचा है उसकी बहाली के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है, कुछ किया जा रहा है, कोई इकदाम लिए जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए कुछ आसानी हो सके? जी देखिए, बिल्कुल मलीर समेत पूरे कराची में तकरीबन 106 सड़कें हैं जो कि केएमसी के ज़ेर इंतज़ाम हैं और वो उनकी ज़िम्मेदार है उनकी टूट फूट की। तो केएमसी के मेयर कराची की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि 106 सड़कें जो कि बारिशों के बाद अगर तबाह हुई हैं तो उनकी बेहतरी के लिए जो और मेंटेनेंस के लिए जो है वो केएमसी इकदाम करेगी बारिशें थमने के बाद और इतवार से ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर की जो अहम और बड़ी सड़कें हैं जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे कबल ही तैयार हुई हैं वो भी टूट फूट का शिकार हुई हैं, तो अब उन पर जो है वो मेंटेनेंस का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। और मेयर कराची ने कहा कि 106 सड़कें जो है वो केएमसी बनाएगी और जो टाउन की हुदूद में सड़कें हैं वो टाउन की जिम्मेदारी है कि वो तामीर करें। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंदरूनी मोहल्लों की सड़कें हों या शहर की अहम सड़कें वो टूट फूट का शिकार ज़रूर हुई हैं और उन पर जो है वो मेंटेनेंस का काम जो है वो ज़रूर होना चाहिए और शहरियों की परेशानी का अजाला जो है वो इस तरह किया जा सकता है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआई कर सकते हैं साजिद के कराची वालों की सुनी जाए और वो जो
इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पर मसला है, सड़कों का मसला है और दीगर मसाइल हैं, वो सुने जाए और हुकूमत इसमें मुतहरिक हो सके। बहुत शुक्रिया साजिद, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। अब ये तो थी सिंध की सूरत हाल, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला को चारों जानब से जो है वो सैलाबी पानी ने घेरा हुआ है और शहर को बचाने के लिए कोशिश भी की जा रही है। आवाम को हंगामी बुनियादों पर उनका इनखला भी मुमकिन बनाया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बनाए गए आर्जी बंद, उस पर पानी का जो दबाव है वो मुसलसल बरकरार है। शहर के चारों तरफ अगर बात करें तो पानी है और 90% नवाही इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक शहर पूरा इर्द गिर्द से पानी में घिरा हुआ है और अंदर भी शहर के पानी दाखिल हो चुका है, तो लोग वहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ। और फिर लोग वो ये जो हम बात कर रहे थे कि अपने घरों से निकल कर जाने के लिए इतनी जल्दी राज़ी भी नहीं होते। और जलालपुर पीरवाला की तो हमने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं कि कश्ती उलटने के हादसा भी हुए हैं और वहाँ पर कुछ लोगों की जान गई हैं। ओवरऑल सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त NDMA एक्सपर्ट ज़हरा हसन साहिबा। ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है ओवरऑल, क्या हंगामी मनसूबाबंदी की जा रही है मुल्क के हालात को देखते हुए? जी, जो अभी मानसून का स्पेल जितने भी गुजरे हैं इसमें NDMA पेश रहा है। इसमें पहला जो मेन स्टेप लिया गया था वो अर्ली वार्निंग थी। अर्ली वार्निंग जो है वो अभी नहीं बल्कि आज से 6 महीने पहले जो है वो जारी कर दी गई थी अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बताया गया था कि इस साल नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ये मानसून जो है इंटेंस रहेगा। इसके साथ साथ रिस्क कम्युनिकेशन की गई। रिस्क कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, टीवी के जितने प्लेटफॉर्म है, इसके साथ जो हमारी मोबाइल ऐप है वहां पर भी जो है वो कंफर्मेटरी अलर्ट्स जो है वो जारी की जा रही है। ना सिर्फ फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग, बल्कि NDMA रिस्पांस, लॉजिस्टिक में भी जो है वो सरफहरिस्त रहा है। हमने आज से 10 महीने पहले तमाम स्टॉक्स की जो है वो मैपिंग कर ली थी। ना सिर्फ फेडरल स्टॉक्स की बल्कि PDMA स्टॉक्स, NGOs, INGO स्टॉक, नेशनल रिसोर्सेज के जितने स्टॉक्स है, ताकि हम लोग किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपट सके, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। लेकिन ज़रा ये भी बताएगा, पंजाब और सिंध की ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस किस हद तक कामयाब हो रहे हैं और लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? पंजाब और सिंध में या बल्कि पाकिस्तान पूरे में इस साल मानसून से जो नुकसान पहुंचा है वो हम देख रहे हैं कि वो 900 से ज़ायद जो है वो अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी 8000 से जो है लगभग जो है वो उस पर भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इसमें जिस तरह कि मैंने जिक्र किया है कि अभी तक की जो सक्सेस स्टोरी रही है, इस अर्ली वार्निंग की मदद से जो है 24 लाख लोगों को जो है वो टाइमली इवैक्यूएट करवा लिया गया। अगर हमने जिस तरह मानसून के आगाज में देखा था कि जो मेजर स्पेल आया था बेसिकली क्लाउड बर्स्ट या लोकलाइज्ड टोरेंशियल रेन की फ्लडिंग की सूरत में, उसकी वजह से कोई 500 से ज्यादा और 700 से ज्यादा अमवात हुई थी। लेकिन वहां पर भी जो लोगों को जो है वो टाइमली जो इवैक्यूएट कराया गया था, उनको बचाया जो गया था, वो 10,000 से ज्यादा लोग थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है सेफ जोन्स पे उनको मूव किया गया है, कैंप्स लगाए गए हैं और अभी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे रिवैम्प किया जाए चीजों को। इसके साथ साथ वाटर स्टोरेज रिटेंशन पॉन्ड्स हैं, उस पे अभी जो है काम किया जा रहा है, प्रपोजल बनाए जा रहे हैं ताकि अगले आने वाले सालों में सिचुएशन अगर इससे वर्स भी होती है तो हम अपने इस आप कह रही है कि लोगों को सेफ जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। हमने जलालपुर पीरवाला में खास तौर पर देखा है, वहां पर कश्तियों के उलटने के वाकयात हुए हैं। इस प्रोसेस में किस हद तक बेहतरी लाई जा रही है और इस तरह के वाकयात हो क्यों रहे हैं? देखिए, जो रेस्क्यू की जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो PDMA पंजाब में हो, सिंध में हो, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसमें छोटे छोटे इवेंट जो हो रहे हैं जिसमें हमने कुछ इंसिडेंट्स भी देखे हैं जो कि काफी दिल को दिलाने वाले हैं, लेकिन इसको मजीद बेहतर भी बनाया जा रहा है कि मजीद इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है वो मत हो। तो इसमें ना सिर्फ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस को बल्कि आवाम भी जो है वो मिलजुल के उनके साथ ताउन करे ताकि हम किसी इंसिडेंट से जो है वो ज़रा अभी जो सैराबी रहला है उसकी सूरत हाल ये है कि दूसरी जो उसकी लहर है वो पंजनद वो मकाम है जहाँ पर 5 दरिया मिलते हैं, तो उस वक्त वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके बाद इसने सिंध में एंटर होना है। अब तो कितनी शिद्दत एक्सपेक्टेड है इस सैलाब की जिसने अभी सिंध में एंटर होना है? खुदा न खास्ता कितनी तबाही मचा सकता है? जी बिल्कुल, ये जो अभी सेकेंड पीक थी जो कि 1 सितंबर को आई थी वो पंजरत पहुंच चुकी है। कल रात को जिस तरह कि हमने कहा था कि वो 7 लाख तक जाएगी, तो 7.08 लाख क्यूसेक जो है वो रात 2 से 3 के करीब जो है वो गई है।
आज वो रेला जो है वो मूव हो चुका है टुवर्ड्स गुड्डू बैराज, लेकिन कल रात तक जो है वो गुड्डू पे पहुंचेगा। और गुड्डू पे जो करंट स्टोरी चल रही है, इट इज अराउंड 5 lakhs ऑफ द क्यूसिक, लेकिन ये भी जो है वो 7-6.5 लाख तक जाएगा। तो इसके ज्वाइनिंग एरिया जितने भी हैं, चाहे वो घोटकी हो, कश्मोर हो, कच्चे के जितने मकामात है, सबर्ब्स एरिया जो है वो इसकी जद में वी आ होप सकते हैं। कि ज़ारा जो पंजाब में तबाही मचाई है इसने, ये सिंध में जाके उस तरह से ना हो सके। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी बताएगा कि जितने बड़े पैमाने पर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान भर में तबाही हुई है, ख़ासतौर पर हम पंजाब की बात करें, तो एनडीएमए के पास क्या इतने वसाइल हैं कि इतने बड़ी तादाद में लोग जो मुतासरीन हैं उनको फौरी तौर पर रिलीफ फराम किया जाए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि स्टॉक मॉक मैपिंग जो है वो अभी नहीं, बल्कि आज से 6 से 10 महीने पहले हो चुकी है, ना सिर्फ एनडीएमए लेवल पे बल्कि तमाम पीडीएमएस लेवल पे, एनजीओ, आईएनजीओ, जैसे नेशनल रिसोर्सेज की जो अथॉरिटीज जो उसको डील कर रही हैं, वो भी अपनी स्टॉक्स की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन अगर कभी भी स्टॉक जो है वो जो कंज्यूम हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एनडीएमए फौरी तौर पे जो है वो कंसर्न पीडीएमए को जो है प्रोवाइड करता है। ऑल राइट ज़ारा, एंड में आप क्या पैगाम देंगी लोगों को जो सैलाब में फंसे हुए हैं या जहां पर सैलाब मूव हो रहा है, उन लोगों को क्या पैगाम देंगी? देखिए, जिस तरह कि मैंने कहा है कि रेस्क्यू और जितने भी ऑपरेशन है, खड़े पानी में स्नेक बाइट्स के बहुत सारे जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं, उसमें प्रिकॉशन मेजर लें। कोशिश करें जैसी अर्ली वार्निंग आप तक पहुंचती है तो फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर लें। जो लोकल इंतजामिया है, जो रेस्क्यू अथॉरिटीज हैं, उनके साथ ताउन करें, ताकि हम टाइमली जो है वो सेफ लोकेशंस पे पहुंच जाए और किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा हसन, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़े अच्छे तरीके से हमेशा की तरह आपने एक्सप्लेन किया कि लोगों को क्या करना चाहिए और इस वक्त एनडीएमए ऑपरेशंस की सूरत हाल क्या है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपने वापस जब हम आएंगे, आपने हमारे साथ इसलिए भी रहना है क्योंकि बच्चों की तफरी के मौके बड़े कम होते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बच्चों के लिए TV पर कोई ऐसा जरिया, हमने उस पर बात करनी है और वो हमारे साथ ख़ास मेहमान भी होंगे। वो क्या बात है, कौन से ख़ास मेहमान हैं, आपको मिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदी। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बच्चों की तफरीह जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए बड़े कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें देखने में मिलते हैं जो वाकई बच्चों को कुछ सिखा रहे हों। इस वक्त जो एक प्रोजेक्ट है उसकी मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, पक्के दोस्त, पुतली तमाशा पक्के दोस्त, जिसका तीसरा सीज़न यूट्यूब पर अब रिलीज़ कर दिया गया है। इस बार 5 नई एक साथ और 14 रंग बिरंगे गाने बच्चों को महसूस करेंगे और इस सीज़न की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी है ना वो ये है कि पहली मरतबा पुतलियों के साथ साथ इंसानी किरदार भी हमें नजर आएंगे। इंसानी किरदारों में अदाकारा साया यूसुफ, जिसको आप हम सब जानते हैं, वो मिमी के किरदार में नजर आएंगी, जबकि इसके अलावा आसिम अजहर होंगे, शहजाद रॉय होंगे, वो बतौर मेहमान किरदार बच्चों को सरप्राइज भी देंगे। तो इस बार पक्के दोस्त को सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि सिंधी जबान में भी पेश किया जा रहा है। जल्दी ये प्रोग्राम पंजाबी, पश्तो और बलोची में भी बच्चों तक पहुंचेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं अपनी जबान और उसके बाद उसकी सकाफत और फिर इस शो को भी इंजॉय कर सके। आज हमारे साथ कौन मौजूद है मैं तारुफ करवा देती हूँ उनसे, जरा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं और इसको बनाने की जो कहानी है उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और तख्लीककार पक्के दोस्त बिलाल मकसूद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, वेलकम करूंगी आपको इस शो में, कैसे हैं आप? अरे बिलाल, आप कहाँ हैं, हमारे साथ कौन है? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती मुझे, सब जानते हैं, मेरा नाम बिलाल मकसूद है। लेकिन हमने तो असली वाले बिलाल मकसूद से बात करनी थी, आप बिलाल मकसूद हैं? अरे आपको नहीं पता, कई भाइयों से धोखा दे रहे हैं ना आपको, वो असली नहीं है। आप असली हैं? वो नकली है? मैं असली हूँ। क्या बात है, जो पूछना है आपको। मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। आपको जिस तरह से देखे, हमें बिलाल भी हमारे सामने, जरा आ जाएं बिलाल। मैं आपसे भी जरा बात करना चाहूंगी, ये आपका जो दोस्त है ना बड़ा शरारती है। ये आपको बुला रही हैं। आपको बुला रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। बिलाल, ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। आप असली हैं या ये असली हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। एक्चुअली दोनों ही असली हैं। बात यह कि किस रियलिटी को इंसान असल समझ रहा है, एक पॉइंट पे ये इतना असली हो जाता है कि बाकी सारी दुनिया फेक लगने लगती है। और बच्चों के लिए यही मैजिक है। ये जो कठपुतलियां हैं,
बनी हुई कपड़े की हैं और रुई की हैं, लेकिन उनसे जब ये बात करते हैं तो चूंकि वही असलियत बन जाती है। ज़बरदस्त हो गया बिलाल। ये जो पक्के दोस्त का ख्याल है, ये आपको कैसे आया कि मुझे इस पे काम करना है? और उसका तीसरा सीज़न, टीज़र खैर मैंने देखा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से हम सब भी इसको देखने जा रहे हैं। जो इसका टीज़र है बड़ा ज़बरदस्त है। ख्याल कैसे आया आपको? एक्चुअली जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, 2 साल का था, उस वक्त मुझे इसका ख्याल आया कि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास पीटीवी पे बहुत सारे शोज थे देखने के लिए, और सब उर्दू में थे, जिसमें सारे दोस्त हमारे, कलियां, अलिफ लैला, और ये शोज देख के हम बड़े हुए। और जब आप अपनी जुबान में कोई चीज देखते हैं तो उसका बड़ा असर पड़ता है आप पे। आप हमेशा अपनी सकाफत, अपनी वैल्यूज, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहते हैं। आजकल के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो सारे वेस्टर्न कंटेंट पे बड़े हो रहे हैं। उनके पास अपनी जुबान में कुछ देखने को नहीं है। या तो वो सारा वेस्टर्न कंटेंट है, या वो सारा वेस्टर्न कंटेंट डब्ड है उर्दू में। तो वो जो मैसेजेस हैं, वो जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो किसी और मुल्क का नैरेटिव है जो हमारे बच्चों के दिमागों में भरा जा रहा है। तो मेरे मेरे ख्याल में यही था कि हम बच्चों को ऐसी चीज दिखाएं जो कि हमारी वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर के करीब हो। और ये शो इसीलिए है कि बच्चे उर्दू से दूर ना भागें, अपनी जुबान को अपनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट। और जी, अच्छा बिलाल, जो पिछले 2 सीज़न थे, ये तो तीसरा सीज़न है, इसके मौजू पे भी हम बात करेंगे। पिछले जो 2 सीज़न से आपको उसका रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों की तरफ से? माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जब शुरू किया था तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था होगा क्या, लेकिन ये जो सीजन्स हैं 2, ये लाखों बच्चों तक पहुंचे, हजारों स्कूल्स तक पहुंचे। कितने स्कूल्स के करिकुलम में अब ये पक्के दोस्त के गाने आ गए हैं। पक्के दोस्त बच्चे देख रहे हैं, उनको होमवर्क में पक्के दोस्त मिलता है याद करने को। मतलब कितने पेरेंट्स के मैसेजेस आए कि हुरूफ तहज्जी आज तक उनको याद नहीं हुआ, लेकिन पक्के दोस्त देख के उनको अब उर्दू के अल्फाबेट याद हो गए। क्योंकि आप देखें 400 साल से उस फॉर्म में हुरूफ तहज्जी है हमारे पास, तकरीबन 400 साल से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन उसकी कभी कोई धुन नहीं बनी, और एबीसीडी की धुन बनी है। अगर आपको अंग्रेजी ना भी आती हो, लेकिन आपको एबीसीडी आती होगी, क्योंकि ट्यून से याद हो जाती हैं चीजें। तो ये एक चीज हमने की, और बहुत मुश्किल था कि हुरूफ तहज्जी की धुन बनाना, क्योंकि उसमें जो अल्फाबेट का स्ट्रक्चर है वो बड़ा आगे पीछे है, मतलब कि उसको धुन में बिठाना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा सही धुन बनाने में। अच्छा। गलत धुन तो बहुत आसानी से बन रही थी, लेकिन सही धुन बनाने में 1.5 साल लगा। और अब बच्चों के लिए इतना आसान हो गया है कि वो 3 दफा सुनते हैं, 4 दफा सुनते हैं और उनको याद हो जाती है। क्या बात है बिलाल, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। नॉर्मली इस तरह का काम हमें देखने में मिलता नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इस बार जो किरदार, इंसानी किरदार भी इंट्रोड्यूस कराए हैं। हमने टीज़र में देखा, हमें सारा यूसुफ नज़र आई। इसके अलावा शहजाद रॉय भी आएंगे एज अ गेस्ट, और इसके साथ साथ बिलाल अज़हर, इसके अलावा अज़हर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आसिम अज़हर। तो मुझे ये बताइए कि इंसानी किरदार इंट्रोड्यूस करने का आपको ख्याल कैसे आया? आप एक भूल गई हैं जी। एक नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। बिलाल मकसूद भी गा रहे हैं। असल में 2 बिलाल आज मैंने देख लिए ना, तो बिलाल पे मेरा ज़हन फंस गया। तो जी, बहुत जरूरी था। हमने ये चीज नोट की थी पिछले 2 सीजन्स में कि बाज मैसेजेस ऐसे हैं जो कि उसमें आपको इमोशनल कनेक्ट थोड़ा ज्यादा चाहिए। एक ह्यूमन एलिमेंट जब आता है तो वो जब बच्चों की आंखों में आंखें देख के, यानी कैमरे के थ्रू वो जब बात करते हैं तो वो बात ज्यादा दिल को असर करती है। और एक ऐसा हमें ह्यूमन एलिमेंट चाहिए था जो कि बच्चे जिसको एक्सेप्ट कर सकें खुशी खुशी। तो सायरा यूसुफ हमारी यानी पहली चॉइस थी, और सायरा ने जिस तरह काम किया है, बहुत मेहनती हैं, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। और बच्चों के लिए जब काम करना पड़ता है तो सारे जितने आपके एक्सप्रेशंस हैं, जितने जेस्चर्स हैं, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं कि आप अगर हंस भी रहे हैं तो ज्यादा हंस रहे हैं, अगर आप गाना गा रहे हैं तो डांस भी ज्यादा कर रहे हैं।
तो वो जो 12-12 घंटे की शिफ्ट थी, तो सायरा सुबह आती थी और रात में उनका 10 बजे कट ऑफ टाइम होता था। तो 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगता था कि वो थक गई हैं। वो आई एम श्योर वो थक जाती होंगी क्योंकि बहुत थकाने वाला काम है ये। लेकिन आखिरी दम तक वो सही एक्सप्रेशन देना, अगर आप देखें जिस तरह उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने शो को 1-2 नॉचेस ऊपर ले गई हैं वो। कितनी ज़बानों में अभी तक पक्के दोस्त दस्तयाब है यूट्यूब पर, और कितनी ज़बानों पर मजीद काम हो रहा है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अभी पक्के दोस्त को हमने सीजन 3 को सिंधी में डब कर रहे हैं। अच्छा, सिंधी में है और पंजाबी पे भी आई होप के, और पंजाबी और दीगर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे बलोची है, दीगर ज़बानों पर भी काम हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लान यही है। सिंधी में तो सीजन 3 साथ साथ हम यूट्यूब पक्के दोस्त के चैनल पे उर्दू में आता है, पक्के दोस्त सिंधी एक और चैनल बना हुआ है जिसपे सिंधी में वो आ रहा है। और प्लान यही है कि इसको पाकिस्तान की हर जुबान में करेंगे, क्योंकि ये जो मैसेज है ये हर जुबान में जहां जहां पाकिस्तान के जिस जिस कोने में पहुंचे वही अच्छा होगा बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए। बिलाल, आपको इंस्पिरेशन किधर से मिलती है? जो सारे आपके किरदार हैं, थोड़ा सा किरदारों के बारे में भी बता दें हमें, इनके नाम क्या हैं और इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेते हैं? जो बेसिक पपेट्स के 6 किरदार हैं वो हैं बज्जो, जग्गा, मतीन, तुफैल, मीरा, लाल बेग। ये सारे लोग जो है ना, ये इनके फेवरेट हैं और मुझे इन्होंने आज तक चांस नहीं दिया। बिलाल जूनियर, आपका कौन सा फेवरेट है इनमें से, इन किरदारों में से? ये जो है ना मेरिट पे मिलता है भाई, मेरिट पे। मुझे पता है जग्गा कितना मेरिट पे आया है जी, मुझे पता है। आया। सुने, आप ऑडिशन देंगे? मैं ऑडिशन आपको देना पड़ेगा। देखिए, अच्छा, जबरदस्त हो गया। जो मेहनत करेगा ना वो आएगा। ये 6 किरदार बज्जो, जग्गा, मग्गा, मतीन, तुफैल, मीरा, लाल बेग, ये मेन कैरेक्टर्स हैं पपेट्स में। और अब इनकी एक नई सहेली आ गई है, मीमी, जो सायरा यूसुफ किरदार अदा कर रही हैं। और ये 7 लोग मिलके पक्के दोस्त बनते हैं। जबरदस्त हो गया। आपने ना मेरिट रखा हुआ है पपेट्स में भी, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। अच्छा, मैं चाहूंगी बिलाल आप बताएं कि आपका पक्का दोस्त कौन है? मेरा पक्का दोस्त, मैं हमेशा से वैसे जरा सा इंट्रोवर्ट ही रहा हूँ जिंदगी भर। मेरी फैमिली मेरी पक्की दोस्त है। मेरे ख्याल से कोई ना हो, बस मेरे बीवी, बच्चे, अम्मी, अब्बा, ये कोर ग्रुप है जो मेरे पक्के दोस्त हैं। अच्छा, नॉर्मली वैसे बिलाल कहा जाता है जो स्कूल कॉलेजेस के जो दोस्त होते हैं ना, वो सबसे पक्के दोस्त होते हैं। उनके साथ आपकी जो यादें होती हैं, आप बाद में वो यादें बना नहीं सकते। तो आपका ऐसा स्कूल कॉलेज का कोई पक्का दोस्त नहीं है? मैं बताता हूँ जी, इनका ये दोस्त नहीं था। अच्छा, ऐसी इधर उधर, बस ये घर चल, कॉलेज खत्म हुआ, सीधे घर। मेरे ख्याल से वो जो पक्के दोस्त की कमी थी ना, वो आपने पूरी की है बिलाल जूनियर। मैं आपको कहूंगी आपने आके इनकी जिंदगी में वो पक्के दोस्त वाली कमी पूरी कर दी है। बहरहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। और मेरे ख्याल से बच्चों के साथ साथ मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए। सिर्फ बच्चे आपके व्यूअर्स नहीं हैं, बड़े भी इसको बड़े शौक से देखते हैं। और ख़ासतौर पर जो आपने इंसानी कैरेक्टर्स डाले ना, उसकी वजह से इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा बिलाल, एक तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इंगेज रखना ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल टास्क है। आप किस तरह से बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि उनको मुसलसल इंगेज रखा जाए? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं यूट्यूब पर या कहीं पे भी कार्टून्स होते हैं, बच्चे एक चीज़ को क्लिक करते हैं, थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। इंगेज कैसे रखते हैं बच्चों को? बच्चों को इंगेज रखना, इसकी कोई टेक्निक मेरे ख्याल आज तक किसी को नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। मेरी बस कोशिश ये कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो सही मैसेज हो। और अगर आप का जो आप काम कर रहे हैं वो आप दिल से कर रहे हैं, पैशन से कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी मेहनत अम्मा अब्बा को भी करना होगी, क्योंकि बच्चे अगर कोई कंटेंट देख रहे हैं, फर्ज करें बाहर का कोई कंटेंट देख रहे हैं और अम्मा अब्बा को ये भी नहीं पता कि वो क्या देख रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी अम्मा अब्बा की बनती है कि अगर वो स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते तो दे शुड एटलीस्ट मेक श्योर कि जो वो देख रहे हैं वो सही कंटेंट हो, वो सही वैल्यूज पे बना हुआ कंटेंट हो।
तो बच्चों को सही कंटेंट की तरफ लाना अम्मा अब्बा का भी काम है। और जब फैमिली साथ मिलकर देखती ना कोई चीज, तो इसको पक्के दोस्त को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि अम्मा अब्बा भी बोर नहीं होंगे। अम्मा अब्बा अगर साथ बैठ के देखेंगे, तो जैसे बहुत सारे बच्चों का कंटेंट ऐसा होता है कि अम्मा अब्बा नहीं देख सकते, उनको समझ नहीं आता, लेकिन बस वो बच्चा बिल्कुल ही जोन्ड आउट है, ग्लूड है स्क्रीन पे, बस वो देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। लेकिन पक्के दोस्त में ऐसे मैसेजेस हैं, ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसी कहानियां हैं, ऐसे गाने हैं, म्यूजिक जो है वो ऐसे डिजाइन की है कि पूरी फैमिली के लिए एक ये एंटरटेनमेंट हो और बच्चों के लिए अच्छा मैसेज बन जाए। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट भी हो और साथ बच्चों के लिए मैसेज भी हो, ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके, जो कि आजकल हमें बहुत कम देखने में मिलता है। अच्छा बिलाल, आप सिंगर भी बड़े अच्छे हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। कोई गाना हमें सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? ये मुझे लग रहा है ओपरा सिंगर मैं कोई सुन रही हूँ। ये छोड़ दें, किसी और दिन सुनाएंगे। अच्छा चलें। अच्छा, एट द एंड मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को, और साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो किस एज तक के, किस एज ब्रैकेट के बच्चे होते हैं, और फिर उनको मैसेज क्या देंगे? मैसेज मैं अम्मा अब्बा को देना चाहूँगा, पेरेंट्स को, कि जो पहले 7 साल हैं किसी भी इंसान के ज़िंदगी के, वो सबसे क्रूशल, सबसे क्रिटिकल 7 साल हैं। ज़िंदगी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, क्योंकि इंसानी दिमाग 90% फॉर्म हो जाता है इन 7 सालों में, और बाकी जो 10% रह जाता है उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और यानी कुछ लोगों का तो वो भी नहीं होता। तो जो 90% आपका दिमाग फॉर्म हो रहा है वो पहले 7 सालों में, तो उनको, अम्मा पापा को ये देखना है कि जो मैसेजेस बच्चों के दिमाग में जा रहे हैं उन 7 सालों में, वो पूरी जिंदगी के लिए बच्चे की पर्सनालिटी फॉर्म कर रहे हैं। तो वो मैसेजेस क्या जा रहे हैं, वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, अच्छा खाना, बाहर खेलना, वो सब चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं, अम्मा पापा के साथ इंटरेक्शन, फैमिली टाइम, फैमिली बॉन्डिंग। लेकिन फिर एक आता है स्क्रीन टाइम। वहाँ पे वो अम्मा पापा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चों पे पूरी दुनिया में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं उनके कंटेंट पे। तो वो क्या देख रहे हैं वो अम्मा पापा को देखना है। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए लाजमी एक जिम्मेदारी भी है, और वो बच्चे क्या देख रहे हैं उस पर नज़र रखना, और फिर ये देखना कि वो एजुकेट हो रहे हैं या उनके जहनों में क्या भरा जा रहा है कार्टून्स के जरिए या कोई भी एंटरटेनमेंट के नाम पे जो भी दिखाया जा रहा है। बिलाल, बहुत शुक्रिया, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बचपन में हमने देखा था जी, अंकल सरगम के इस तरह का एक शो आता था PTV पर, मुझे याद है, हम वो देखा करते थे और वो देखकर हम बड़े हुए। लेकिन आजकल के बच्चों को इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं मिलती थी, लेकिन इस टाइम पर ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिलाल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात होगी क्रिकेट की। एशिया कप के कांटेदार मुकाबले जारी हैं। कांटेदार तो नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ जो मैचेस हुए हैं वो वन साइडेड ही हुए हैं, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा थ्रिल बढ़ेगा इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान बहरहाल आज अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा, और कौमी खिलाड़ी इस वक्त भरपूर तैयारी में मसरूफ हैं, बड़ा टोटल करने के लिए और बड़ा टाइटल जीतने के लिए भी पुरज़म है। लेकिन कप्तान सलमान अली आगा की बात करें तो उनकी गर्दन में तकलीफ हुई है, वो प्रैक्टिस सेशन में शरीक नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तानी फैंस में, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, और उनकी फिटनेस के अगर ये मसाइल हैं तो फिर आगे जाकर क्या होगा और क्या वो मैच खेल सकेंगे या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब इतवार को पाक भारत टाकरे के लिए भी टिकटों की फरोख्त का एक मसला बना हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि टिकट्स बिक नहीं रही हैं पाकिस्तान भारत टाकरे की, जो हमने देखा है कि पहले 5 से 6 मिनट में या 10 मिनट में पूरे स्टेडियम की जो टिकट्स हैं वो फरोख्त हो जाया करती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है बहरहाल इसमें तेजी आ रही है और अब 90% से ज़ायद टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। अब ये इतना डिले क्यों आया टिकट्स को फरोख्त करने में, इस पर भी हम बात करेंगे। और टूर्नामेंट के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इवेंट में अपने सफर का आगाज कामयाबी से कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश को हांगकांग ने अच्छी तरह से वो कहते हैं ना कि पहले धूल चटाई है, पहले अपनी बैटिंग में धाक बिठाई है हांगकांग ने। इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तज्जियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आप इनको हमारे शो में देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अनम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
भट्टी साहब, इससे पहले कि पिछले मैचेस की हम बात करें, आज पाकिस्तान अपना खाता खोलने वाला है। पाकिस्तान का आज पहला मैच है ओमान के अगेंस्ट। क्या हमारी तैयारी है? ये तो तशवीश में हम पड़ गए हैं। प्रैक्टिस मैच सेशन में हिस्सा नहीं लिया हमारे कैप्टन ने। पहले से इंजरीज रिपोर्ट हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है, या फिटनेस के मसाइल आ रहे हैं, क्या तैयारी आपको टीम की लग रही है? देखें, तैयारी तो भरपूर है, और जिस परसों प्रैक्टिस सेशन की आप बात कर रही हैं, असल में यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। बाज़ औक़ात जिस तरह शारजा का जो अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल था, जब वो फाइनल शुरू हुआ तो फील लाइक 52 टेम्परेचर था। तो उस गर्मी में प्लेयर्स को अपने आप को, अपनी एनर्जी भी प्रिजर्व रखनी है, अपनी फिटनेस भी कायम रखनी है। तो सलमान अली आगा की गर्दन में हल्का सा खिंचाव था परसों। तो सलमान अली आगा ने प्रैक्टिस नहीं की। कल पूरी पाकिस्तान टीम ने आराम किया। मेरा ख्याल में आज मैच में उनको खेलना चाहिए, कोई ऐसी तशवीश वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान टीम, जाहिर है ये पिच शारजा से मुख्तलिफ पिच है, और मुझे लग रहा है कि शायद एक स्पिनर को कम करके एक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को पाकिस्तान खिलाएगा। लेकिन ये बेसिकली आज का जो मैच है, ये संडे को पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए तैयारियों का भी मौका है, और एक किस्म का वार्म अप मैच है पाकिस्तान के लिए। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन वो वार्म अप मैच की तरह ही होना चाहिए। एक बड़ा डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि हम एक छोटी टीम के साथ कंपैरेटिवली खेल रहे हैं। जिस तरह हमने देखा भारत और यूएई का मैच हुआ, और उन्होंने 60 रन भी नहीं यूएई को बनाने दिए, एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। ऐसा ही इम्पैक्ट हमें क्रिएट करने की जरूरत है भट्टी साहब, ताकि एक मैसेज जा सके इंडिया को भी कि हम इस इवेंट के लिए पूरी तौर पर तैयार हैं। देखें, इम्पैक्ट अगर आज क्रिएट ना भी हो तो इतना मसला नहीं है। पाकिस्तान अगर आज का मैच जीत ले, 2 पॉइंट हासिल कर ले, लेकिन इम्पैक्ट अगर 48 घंटे बाद पाकिस्तान टीम क्रिएट कर ले तो मेरे ख्याल में उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा। और सबकी नजरें, और टूर्नामेंट का अब तक जो सबसे बड़ा मैच है वो पाकिस्तान इंडिया मैच है। तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा कि संडे को, और पाकिस्तान की ये वो टीम है जिसमें बाबर आजम नहीं है, जिसमें मोहम्मद रिजवान नहीं है, जिसमें नसीम शाह नहीं है, नए प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में नए प्लेयर्स में सीनियर्स के मुकाबले में जोशो जज्बा भी ज्यादा है, और लोग उनसे तवक्को नहीं कर रहे। जब लोग आपसे तवक्को ना कर रहे हो, आप पर प्रेशर ना हो, तो मेरे ख्याल में एक आध अगर सरप्राइज परफॉर्मेंस आ जाए तो पाकिस्तान इस कश्ती को किनारे लगा देगा। अच्छा भट्टी साहब, एक और जो चीज़ सामने आ रही है, या फिर इंडियन मीडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा इसको कहा जा रहा है कि भाई टिकट्स फ़रोख्त नहीं हो रहे, पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट्स फ़रोख्त नहीं हो रहे। फिर मैंने उनके कुछ चैनल्स पर देखा लोगों को बात करते हुए, भाई लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब 1 साइडेड ही होना है, क्या ही करना है टिकट लेके। ये क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, या क्या कहना चाह रहा है भारतीय मीडिया? देखिए, भारत तो चाह रहा है कि इस रंग में जितनी भंग डाल सकता है डाले। तो उनका तो एक एजेंडा, कल इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 4 जो कानून के तालिब इल्म थे दिल्ली के, वो चले गए थे कि इस मैच को रोका जाए। उन्होंने उनकी पिटीशन फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी। इस तरह उनके सियासतदान भी बयान दे रहे थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बयान दे रहे थे। ये सारा कुछ हो रहा है। जो मई में पाकिस्तान ने जंग जीती, तो उस वजह से ये टिकट्स पे प्रोपेगेंडा हो रहा था। ठीक है, गर्मी की वजह से कुछ दूसरे मसाइल थे, टिकटों की फरोख्त में वो तेजी नहीं थी, लेकिन कल रात तक 90% टिकट बिक गए थे। मेरे ख्याल में आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, और उसके बाद संडे का भी आधा दिन है। 6:30 बजे लोकल टाइम पर मैच शुरू होगा, पाकिस्तान टाइम पे 7:30 बजे। तो मेरा ख्याल है हाउसफुल हो जाएगा। अब ये इंडियन मीडिया, जाहिर है उनको तो इस बात पे भी एतराज है कि उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी साहब हाथ क्यों मिलाया। तो वो तो कोई भी ऐसी चीज को जाने नहीं दे रहे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे दिखाने की कोशिश करें। लेकिन हमने, आपको याद होगा, मई में 6-0 किया था। मुझे लग रहा है कि इतवार को अल्लाह ने चाहा तो 7-0 हो जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, अगर आज के मैच की अगर हम बात करें, तो क्या पाकिस्तान आज के मैच में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, ताकि आगे वाले मैचेस में हम ये देख सकें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस तरह से जा सकते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं टीम में? मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आज की ऑलमोस्ट वही 11 होगी जो फिर इतवार को खेलेगी। क्योंकि शारजा में जब हमने पिछले इतवार को फाइनल खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ, उस वक्त हम
3 रेगुलर स्पिनर्स अबरार अहमद, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज के साथ गए। हमारे पास साइम अयूब भी थे, हमारे पास सलमान अली आगा भी थे। ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक स्पिनर कम करेगा और एक फास्ट बॉलर को डालेगा, लेकिन कल जब माइक हैसन पाकिस्तान टीम के हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पिनर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं, हमारे पास 5 टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो मेरा ख्याल में स्लो पिच है, लेकिन वैसी पिच नहीं है शारजा की जिसपे 141 चेस करते करते 66 रन पर आउट हो गई अफगानिस्तान की टीम। एग्जैक्टली भट्टी साहब, जो अभी तक मैचेस हुए हैं 3 मैचेस में, कल के मैच की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। बांग्लादेश का जो मैच हुआ है उसमें हांगकांग के साथ, और हांगकांग ने 150 के करीब रन्स बना लिए थे। अब बांग्लादेश का एक क्रिकेट करियर है, एक हिस्ट्री है और एक अच्छी टीम रही अपने ज़माने में। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिप आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि हांगकांग जैसी टीम को इतना बड़ा स्कोर करने देना ये बांग्लादेश की कमजोरी को जाहिर करता है? अच्छा, बांग्लादेश और हांगकांग का जो मैच था वो दुबई में नहीं हुआ, वो अबू धाबी में हुआ। तो डिफरेंट ग्राउंड था, डिफरेंट पिच थी और डिफरेंट माहौल था। लेकिन हांगकांग की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हांगकांग की टीम 5वीं बार एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही है। वहाँ अच्छा खासा क्रिकेट का एक कल्चर है। अगर जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता है कि हर साल हांगकांग एक टूर्नामेंट कराता है हांगकांग सिक्सेस के नाम से, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया की बड़ी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन ठीक है, अगर जो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एशियन क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है। लेकिन वाकई अफगानिस्तान, वो बांग्लादेश की टीम जितनी मजबूत थी, 143 रन उनके खिलाफ करना और फिर 16 गेंदे पहले वो टारगेट बनवाना, हांगकांग ने एक अच्छा शो दिखाया। हालांकि जो यूएई की टीम थी वो तो बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स हो गया अगेंस्ट इंडिया कि वो 57 रन पर आउट हो गए और 27 गेंदों पर मैच जो है वो जीत लिया भारत ने। लेकिन छोटी टीमों के साथ मसाइल रहते हैं, कभी बहुत अच्छा करते हैं, कभी बहुत बुरा करते हैं। लेकिन बहरहाल हांगकांग ने अच्छा मैच खेला कल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भट्टी साहब, एट द एंड में चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं कि आपको एक्सपेक्टेशंस क्या हैं पाकिस्तान की टीम के साथ आज के मैच में भी, और फिर जो हमारा बड़ा मैच है संडे को भारत के अगेंस्ट, उसमें भी आपके लिए आप क्या उम्मीद रख रहे हैं पाकिस्तान की टीम से? देखें, आज के मैच में तो पाकिस्तान और ओमान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ओमान की टीम ज़ाहिर है वो वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन जो संडे का मैच है, मेरा दिल भी कहता है, मेरा दिमाग भी कहता है और मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान जीते। और ये वो टीम है अनम के जिसमें बड़े नाम नहीं है, यंग लड़के हैं। मेरे ख्याल में इनमें जोशो जज्बा ज्यादा है। अगर किसी एक का बल्ला चल गया और किसी एक ने बॉलिंग में अपना जादू जगा दिया तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। किससे आपको ज्यादा उम्मीदें हैं वैसे भट्टी साहब? किस पे आपकी नजरें हैं, या जो आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये वाला प्लेयर बेहतर हो सकता है? देखिए, मेरी नजरें बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत ज्यादा नजरें हैं, और बैटिंग में मुझे तवक्को है कि हसन नवाज जिस तरह चौके छक्के मारते हैं, यंगस्टर हैं, अभी उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्रिकेट में आए हुए टाइम नहीं हुआ। अगर हसन नवाज इम्पैक्ट क्रिएट कर दें तो पाकिस्तान की कश्ती को किनारे लगा देंगे। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए। और जिस तरह भारत और यूएई का मैच हमने देखा है, उन्होंने 5 ओवर्स भी पूरे नहीं खेले इंडिया ने, और यूएई को साइड पे लगा दिया। हम चाह रहे हैं कि इसी तरह का एक मैच आज भी हमें देखने में मिले, और फिर असल जो टाकरा है भारत के साथ, उसकी पाकिस्तान की जो तैयारी है वो भरपूर हो। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited.
ऑलराइट जी, पाकिस्तान की मईशत के लिए अब एक बड़ा दिन करीब आ रहा है। वो बड़ा दिन क्या है? स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पीर के रोज़ इजलास मुनाकिद कर रही है, जहां पर शरह सूद के मुस्तकबिल का फैसला किया जाना है। इस वक्त शरह सूद सालाना 11% पर है और ये वो शरह है जिसका बराह रास्त असर महंगाई पर होता है, सरमायाकारी पर होता है, कारोबार पर होता है और ख़ास तौर पर आवाम की जो जेब है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो हम न्यूज़ के बिजनेस एडिटर फरहान बुखारी ने मालियाती शोबे की आला शख्सियात की और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इस बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, यानी अपनी जगह जहां पर है यहीं पर रहेगी। तो हमारा सवाल यह है कि अगर शरह सूद बरकरार रहती है तो इसका मईशत पर असर क्या होगा? ये सारे सवाल और भी मजीद सवाल हैं, ये हमारे जहनों में भी हैं, आपके जहन में भी होंगे। हमने सोचा फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास, इंटरेस्ट रेट का इंतज़ार हो रहा है। अच्छा, आपकी मुलाकात भी हुई डिफरेंट लोगों से, मुझे ये बताएं कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहीं पर रहेगा? जी, आम तासुर यही है और ये बैंकों में जो ट्रेजरी के लोग हैं, कुछ बैंक्स के प्रेसिडेंट्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि ये जो सैलाब से नुकसान हुआ है इसके नतीजे में मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान इस दफ़ा फिर हो रहा है एक दफ़ा। और अब तो हुकूमत ने भी ज़रे इमरजेंसी का जिक्र किया, ऐलान कर दिया वज़ीर आज़म। तो अब इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे, बावजूद इसके कि पिछली दफ़ा जब इंटरेस्ट रेट्स करीबन 2 महीने पहले जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ था, तो तब कारोबारी हलकों में से कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि जी 4 से 5% कम कर दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कारोबारी हजरात के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें देखकर पॉलिसी नहीं बनाई जाती, और भी आपको मामला देखने पड़ते हैं। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा मामला है, फिर पाकिस्तान में शरह बचत अब भी बहुत कम गर्दानी जाती है, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के इंसेंटिव्स ले लेंगे फिर बचेगा क्या? अच्छा, इस चीज़ का भी ऐलान तो नहीं हुआ ना, अभी इजलास होगा उसमें ये फैसला होगा कि बरकरार रखी जाएगी, ये तो आप इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं कि ये यहीं पर रहेगी? जी, पीर को दोपहर बाद ये अमूमन होता है ऐलान, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद, कुछ 3-3:30 बजे या उसके बाद ही होता है। तो तब ये ऐलान मुतवक्को है, लेकिन तवक्को ये है, जो फाइनेंशियल सर्कल्स में बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं सीनियर लेवल्स पे, उनकी तवक्को ये है कि इस दफ़ा शरह सूद में तब्दीली बहुत मुश्किल है, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि नामुमकिन है। अच्छा जी, तो इसमें ये अभी तो ये ऐलान नहीं हुआ, क्या हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए इसको, 2 से 3% आगे भी कर दिया जाए? ऐसी भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर है? हमने हाल ही में ओवरसीज़ रेमिटेंसेस का जिक्र किया था, और ये भी हमने जिक्र किया था कि जुलाई और अगस्त में जो उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है उसकी शरह कम है माजी के मुकाबले में। अब उसके बाद लोग कहते हैं कि जी शरह सूद को बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत के लिए भी एक मुश्किल मामला है। फिर अगर आप शरह सूद बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने रुपए कितने कर्जे लिए हुए हैं, उनके लिए भी शरह सूद बढ़ जाएगी। फिर मार्केट में जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ अब शुरू हुई हैं, मसलन कार लीजिंग वगैरह के हवाले से, वो भी फिर आप उसका मुस्तकबिल भी कुछ मुश्किल में होगा। किसानों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इधर ही रहे शरह सूद? किसान तो बेचारे जो हालात हैं इस वक्त, तो वो बुरी तरह से उनकी मईशत तो तबाह हो गई है और उन्हें तो मदद की ज़रूरत है। अब कई लोग ये कहते हैं कि जी सूद की तो बात तब होगी जबकि आप उन्हें मकरूज़ करेंगे। ज़रूरत तो इस बात की है कि ऐसे तरीके फ़ौरन अपनाए जाएं कि उनकी मईशत बेहतर हो, और क्या उसके लिए उन्हें कोई कैश ग्रांट्स देने की ज़रूरत है, पैकेज इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, कोई किसानों के लिए पैकेज भी हो सकता है? पैकेज की बात हो रही है, और ये एग्रीकल्चर इमरजेंसी का जो ऐलान हुआ है इसके बाद कोई ना कोई पैकेज आना चाहिए। और किस मद में हो सकता है? बीज, खाद, या किस मद में इनको कर्जे दिए जा सकते हैं? बीज, खाद, और उसके अलावा इस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही की खबरें हैं हैवानात के हवाले से, लाइव स्टॉक, और उसके अलावा पोल्ट्री की लॉसेज हुई हैं और चीज़ों की लॉसेज हुई हैं। और फिर ये नहीं पता कि पानी इतने वसी ज़मीन पर फैला हुआ है,
ये उतरेगा कब तक? ये देखिए ना, ये मफरूज़ों में बातें होती हैं कि सैलाब के बाद ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ हो जाती है। भाई वो तो तब ज़रखेज़ी की आप बात करें जब सैलाब खत्म हो, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पानी निकलेगा तो थोड़ी सी हमें समझ में आएगी और एस्टिमेट भी बुखारी साहब लगाया जाएगा कि मईशत का हुआ कितना नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात कर रहे थे शरह सूद के हवाले से भी। होप कि इसको यहीं पर बरकरार रखा जाए क्योंकि मुल्क की जो ओवरऑल सूरत हाल है इस पर हम मजीद महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझे प्रोग्राम को करना है क्लोज, दीजिए इजाजत अल्लाह के बाद। This segment is brought to you by Telenor.